एमपी में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु को लेकर अब राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल एक तरफ जहां प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, तो वहीं युवाओं ने भी इस प्रस्ताव को नकार दिया है। युवा कह रहे हैं कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। अभी तो है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो है लड़ाई है, नियमित करो। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट की आयु सीमा 65 साल करने का विरोध किया। साथ ही कर्मचारियों ने नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की भी मांग की। जो हमारे संविदा कर्मचारी विभाग में कार्यरत है, संकल्प 2013 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम इनको नियमित करेंगे। एक तो चूंकि हमारा विभाग वैसे ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, स्थायी कर्मचारियों को बहुत आवश्यकता है। जो हमारे अनुभवी संविदा कर्मचारी लगातार बाढ़ जो रहे हैं, तो हमारी मांग है तो उनको तत्काल नियमित किया जाए। तो हमारी ये मांग है कि युवाओं को मौका दिया जाए, बेरोजगारी जो अभी बहुत चरम पर चल रही है उसको कम किया जाए। वहीं रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने का युवाओं ने विरोध किया। भोपाल के युवाओं का कहना है कि इससे नौकरी के लिए युवाओं को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में नए लोगों को मौका कम मिलेगा। सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर ना करे। हमको मौका कब मिलेगा? 5 साल वो ज्यादा बढ़ा दे, हमको मौका कब मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैम, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर उनको लगातार मौके उन्हीं को दिए जाएंगे तो हमें कम मौका मिलेगा। और हमारी एज के लिए, जैसे अभी एयरफोर्स का जो लास्ट वैकेंसी था उसमें भी हमें मतलब पेपर लिया, सब हुआ, उसके बाद हमारा फिर रिटर्न कैंसिल कर दिया। मतलब हमारा फिजिकल लेते हैं फिर रिटर्न कैंसिल कर देते हैं। तो बहुत ऐसा हो चुका है। तो यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलने के लिए जो सीमा है, जो रिटायरमेंट की एज है, उसको कम करना जरूरी है। जबलपुर के युवाओं ने भी रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने का विरोध किया। युवाओं का मानना है कि सरकार अगर रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर देती है तो ऐसे में प्रदेश में बनने जा रहे रोजगार के अवसरों पर एक और जहां रोक लग जाएगी, तो वहीं प्रदेश का युवा बेरोजगार होने को मजबूर होगा। यंगस्टर्स को भी काम मिलने, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी अमूमन यंगस्टर्स कहाँ बाहर जा रहे हैं? आप लोग पुणे जाएंगे ना, पुणे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे पूरा कोर्स होगा हम लोग का। यंगस्टर्स को जॉब ऐसे में लेट मिलेगी। 60 सही रिटायरमेंट की एज है, 60 सही एज थी पहले ही, वही रहना चाहिए। आपका क्या व्यू है ब्रदर, आप क्या सोचते हो? 60 रहनी चाहिए मेरे ख्याल से भी, 65 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जॉब सबको टाइम पे मिलेगी ऐसे। वहीं रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव से ग्वालियर के युवा मायूस हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के मौके खत्म हो जाएंगे और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं छात्र हूँ। और जो सरकार अभी जो 65 साल की जो रिटायरमेंट की उम्र करना जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। युवाओं के संग बिल्कुल खिलवाड़ है ये सरकार का। तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले 60 थी, उसके बाद 62 कर दी, उसके बाद 65 कर दी। अब जब रिटायरमेंट नहीं होंगे, नई भर्तियाँ कैसे निकलेगी? नई भर्तियाँ नहीं निकलेंगी तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, ओवर एज हो जाएंगे तो उनका जीवन तो समाप्त हो गया। प्राइवेट नौकरी की साइड भागेंगे। प्राइवेट नौकरी में क्या बनता है? सर ये एज बढ़ाना गलत बात है सर। वैसे बेरोजगारी बहुत होती आ रही है, वैकेंसी निकल नहीं रही है। सब सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं, उस सेक्टर गवर्नमेंट बचे, उनकी वैकेंसी बहुत लेट निकलती हैं। उसमें आप 65 कर दोगे, 3 साल वैसे ही बढ़ जाएंगे, फिर रिटायरमेंट लेट होंगे, वैकेंसी कम खाली होंगी, फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आजकल का युवा क्या कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी बैठा है घर पर, नौकरी नहीं मिल रही, और ये जो बढ़ा रहे थे इससे नौकरी और ख़त्म होती जा रही है। हाँ, मेरा नाम सौमित शर्मा है और मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। और जो मैंने अभी सुना है कि ये 3 साल रिटायरमेंट के जो बढ़ाए जा रहे हैं, ये काफ़ी मेरे हिसाब से तो निंदनीय है। क्योंकि क्या है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो रोज़गार पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या उनकी ओवर एज हो जाएगी। और उसके अलावा भी 3 साल जब नौकरियां नहीं आएंगी तो जो युवा हैं वो क्या करेंगे 3 साल तक? तो इससे अच्छा है कि उनका रिटायरमेंट है जो तय समय पे हो, और नहीं बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की कमी है। दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिहाज से राज्य सरकार कल्याण समिति ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर इस प्रस्ताव को सरकार मंजूर करती है तो कर्मचारियों की कमी की समस्या का फौरी तौर पर हल तो मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरह समाधान तब भी नहीं निकलेगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार अब सख्त हो चुकी है। अब आंदोलन में शामिल कर्मचारियों के वेतन को काटा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ में 8 दिनों से चल रही सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने आंदोलन में शामिल सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो अभी आज आदेश जारी किए गए हैं वेतन कटौती के संबंध में, इस आदेश को पूर्व में भी जारी किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो हड़ताल जारी है, उस हड़ताल के बीच में इस आदेश को जारी करना कहीं न कहीं कर्मचारी जगत में इससे और कर्मचारियों में मतलब एक सरकार के प्रति आक्रोश पनपेगा और मैं समझता हूँ सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कर्मचारी हित में आदेश किए जाने चाहिए। हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने के फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को सही बताया और कहा कि जनता के हित में सरकार ने ये फैसला लिया। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% DA बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के समय ही कानून बना था। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बीजेपी ने सरकार पर कर्मचारियों का हक मारने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों की मांगे मान लेनी चाहिए। राज्य शासन का नया आदेश कर्मचारियों के हड़ताल को तोड़ने का प्रयास है और जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है कि फूट डालो राज करो, आज लगभग प्रदेश के 70% से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वो अन्य राज्यों की तरह उनकी मांगों को पूर्ति नहीं कर पा रही है। इसलिए नए आदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी जो अब आंदोलन में नहीं है, उनका अवकाश स्वीकृत करके उनका भुगतान कर दिया जाए, बाकी लोगों का अवकाश भुगतान स्वीकृत न करके उनके पैसों को काटा जाए, उचित कार्यवाही किया जाए। यह आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस का है फूट डालो राज करो, कर्मचारियों की ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ ले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को समझ ले कि न तो अंग्रेजों का फूट डालो राज करो नीति भारत में सफल हुई और न ही कांग्रेस सरकार की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फूट डालो राज करो नीति सफल नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान DA और HRA बढ़ाने की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं और सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव से कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने मुलाकात भी की थी। मुख्य सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद सरकार हड़ताल पर सख्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। दिल्ली में पार्टी रैली निकालेगी और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता भी हजारों की संख्या में इसमें शामिल होंगे। और इससे पहले सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनिए जरा। महंगाई पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन की बात कही। इससे पहले कांग्रेस देश में माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस देश के हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नाकामियों को गिना रही है। इसी कड़ी में रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि महंगाई और बेरोजगारी की इस मार को जड़ से उखाड़ने का वादा करके मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आपको याद होंगे वो नारे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार। और बार बार मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से ये सिद्ध किया है कि उनका हर दावा, हर वादा केवल एक जुमला मात्र है।
कांग्रेस का कहना है कि जनता को महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि देश में 35 सालों में महंगाई सबसे ज्यादा है, जबकि 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा और 75 सालों में रुपयों की गिरावट सबसे ज्यादा। रागिनी नायक ने जीएसटी के मुद्दे पर कहा कि साल 2019 में खाने पीने की चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। और मोदी जी की इसी जुमला नॉमिक्स के कारण आज देश का सूरते हाल ये है कि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, आम जनता पर जीएसटी का लगातार वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, देश के संविधान और सीमा पर लगातार हो रहा प्रहार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार है। महंगाई और बेरोजगारी पर सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने गैस सिलेंडर की कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और प्रदेश के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के महंगाई के खिलाफ रैली में शामिल होने की बात कही। नहीं, सरकार की भूमिका नहीं है, पार्टी की भूमिका। हजारों कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। महंगाई से आम जनता त्रस्त है, बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि हुई है, चाहे घरेलू उपभोक्ताओं के सामान हो, चाहे रसोई गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य तेल हो, सबके मूल्यों में वृद्धि हुई है और इससे आम जनता कराह उठी है और इसके खिलाफ में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ये रामलीला मैदान में बड़ी रैली किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार कांग्रेस के निशाने पर लगातार है। दिल्ली में आयोजित रैली में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस अहम भूमिका निभाती नजर आएगी। देवव्रत भगत, न्यूज 18, रायपुर। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और दिग्विजय सिंह पर हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किए गए दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा खूब बरसे। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भगवा और हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि हिंदू हमेशा देश की सुरक्षा और संस्कृति के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो इस्लामी कट्टरता पर कुछ नहीं बोलते, उन्हें हिंदुओं की सहिष्णुता कट्टरता लगती है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या करने वालों की कट्टरता दिग्विजय को क्यों नहीं दिखती। दिग्विजय सिंह जी, आपको और आपकी कांग्रेस और आपके नेता राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए, हिंदू शांति प्रिय है। हिंदू हाथ में हथियार लेकर भगवा लेकर निकलता भली है, पर समाज की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी निर्दोष पर हमला नहीं करता हिंदू। कभी किसी सड़क चलने वाले नागरिक को नहीं सताता हिंदू। हिंदू तो अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, सेना के साथ कदम ताल मिलकर भारत की सुरक्षा और भारत माता के जयकारे करता है। अरे दिग्विजय सिंह, कभी तुम्हें आतंकवाद का समर्थन करते समय नहीं दिखा? तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खूब भाते हैं, तुम्हें जो है इस्लामिक कट्टरवादिता के साथ खूब मौन समर्थन करते हो। कभी तुमने निर्दोष कन्हैया की गर्दन काटने वाली घटना का कभी आपने निंदा नहीं की? अरे दिग्विजय सिंह जी, आपको इस्लाम की कट्टरता नहीं दिखती और हिंदुओं की सहिष्णुता को भी आप कट्टरता बनाकर प्रस्तुत करते हो। धिक्कार है दिग्विजय सिंह जी आपको कि आप कैसे हो और कैसे आप हिंदुओं में पैदा हुए हो। आप केवल जब भी देखते हो तो हिंदुओं के दुर्गुणों को और हिंदुओं के अंदर बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करते हो। हिंदुओं की अच्छाई का कभी आपने यशगान नहीं किया। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का जवाब आया है। कांग्रेस ने कहा कि देश में कट्टरता के खिलाफ ही कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है, इसीलिए बीजेपी को इस यात्रा से तकलीफ हो रही है। कांग्रेस की प्रासंगिकता ही कट्टरवाद के खिलाफ है और कट्टरवाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा फैला रही है, उसी को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा ही। कट्टरता के खिलाफ ही तो भारत जोड़ने की आवश्यकता है। यह कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है। यह मुहिम इस देश की संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को
एकजुट रखने के लिए हो रही है। एमपी में एक बार फिर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। इस ट्वीट ने बीजेपी को कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला करने का एक और मौका दे दिया। इस मौके को बीजेपी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घर से मासूम स्कूल के लिए निकलते हैं, उत्साह उमंग उम्मीदों से भरे होते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से इन मासूमों की जान खतरे में है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। स्कूलों की मनमानी के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन मनमानी के नाम पर स्कूल अगर जानलेवा लापरवाही भी करने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। एमपी और छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जबलपुर में एक निजी स्कूल की बस बाईपास पर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चों को अस्पताल भेजा। इस घटना से स्कूल बस की फिटनेस और ड्राइवर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्कूल के लोग लापरवाही से गाड़ी चलवा रहे हैं और बस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। बस की कंडीशन इतनी खराब है जैसे कबाड़ से चला रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं कि नए नए कपड़े पहन के आओ आप, और उसके बाद भी ये गाड़ी की इतनी कंडीशन है कि बच्चों को बहुत ज्यादा लग गया। 10-12 बच्चे घायल हो गए और इन लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। और ड्राइवर भी अपनी मतलब सही संतुलन में नहीं है। वो भी ऐसा लग रहा है कि दारू वारू पिए है। उसका भी जांच करवाना है हमको। उज्जैन में हाल ही में दर्दनाक हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से बच्चे स्कूल जाते थे उस गाड़ी का परमिट, फिटनेस और बीमा तक नहीं था। सुरक्षा के इंतजामों के बिना इस गाड़ी से मासूमों को स्कूल ले जाया जा रहा था। लेकिन परिवहन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी मासूमों के स्कूल का सफर जोखिम भरा है। जशपुर में आरटीओ की कार्रवाई में 4 स्कूल बसों को जब्त किया गया। इनके पास फिटनेस समेत जरूरी कागजात नहीं थे। स्कूल बसों को जब्त करने के बाद थाने ले जाया गया। राजधानी भोपाल में भी स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। जब न्यूज़ 18 की टीम ने स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों की पड़ताल की तो इसमें घोर लापरवाही देखने को मिली। अधिकांश स्कूल बसों में लगे सीसीटीवी या तो बंद थे या खराब। आग बुझाने वाले उपकरण, फायर एक्सटिंग्विशर किट गायब रही। वहीं बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाया जा रहा है। इन तमाम लापरवाहियों के चलते स्कूल बसों के हादसों के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे और इस तरह के स्कूल बसों में बच्चों को भेजने को लेकर अभिभावक अक्सर चिंतित रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बस दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है और इसके चलते जो बच्चे हैं उनको इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है और बच्चे कई बार जो एक्सीडेंट है उसके शिकार भी हो रहे हैं। हालांकि जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर डरे सहमे हुए हैं और इस वक्त हम राजधानी भोपाल की एक बस में हैं जहां पर आप देखेंगे कि बच्चे घर जा रहे हैं, लेकिन इस बस में अगर आप देखेंगे तो जितनी इस बस की क्षमता है उससे ज़्यादा जो बच्चे इस बस में बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। और दूसरी बात ये भी इस बस में है कि जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो भी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है और ये हमेशा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जब भी आप बस में होते हैं तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस बॉक्स में अगर कभी जो बस है अगर कभी दुर्घटना होती है तो बच्चों के लिए तत्काल जो किट है जो मेडिकल वो शायद उपलब्ध ना हो पाए। और यहाँ पर आपको जो सीसीटीवी कैमरे दिखाई दे रहे हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से चालू नहीं है और ये सीसीटीवी कैमरे जो है बस में काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो खामियां हैं इस बस में नज़र आ रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर कभी आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर जो एक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो भी इस बस से नदारद। और फिलहाल कई तरह की जो लापरवाहियां हैं वो स्कूल बस में दिखाई दे रही है। लेकिन कभी फीस तो कभी किसी और मद में स्कूल के पेरेंट्स की जेब खाली कर दी जाती है। इसके बाद भी मासूमों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल बसों को लेकर कई गाइडलाइन बनाई गई हैं, लेकिन इनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एमपी छत्तीसगढ़ से बेजुबानों से क्रूरता किए जाने का मामला सामने आया, जहां पर सतना में मवेशियों के साथ क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। वहीं रायपुर में 5 कुत्तों पर एसिड से हमला किया गया, जिसमें 3 कुत्तों की मौत हो गई। ग्वालियर में भी स्ट्रीट डॉग पर हमला किया गया। गायों पर बेरहमी से लाठियां बरसाकर उफनती नदी में धकेलते लोग। गाय जब नदी से निकलने की कोशिश करती हैं तो इन पर फिर लाठियां बरसाई जाती हैं। गाय से क्रूरता का ये दिल दहला देने वाला मामला सतना का है। यहां गायों को लाठियों से पीटा गया और पीट कर उफनती नदी में धकेल दिया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे गायें पानी में डूबी पुलिया पर खड़ी हैं। कई लोग इन पर लाठियां बरसा रहे हैं। गाय इधर उधर भाग रही हैं। इस दौरान गायें उफनती नदी में गिर जाती हैं, लेकिन इन लोगों को दया नहीं आती। गायें जब नदी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो फिर इन्हें लाठियों से पीटा जाता है। गायों की लगातार लाठियों से पिटाई की गई और इन्हें बार बार नदी में धकेला गया। गाय के साथ बेरहमी का ये मामला पुलिस के पास गया, जिसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं ग्वालियर में 2 महिलाएं स्ट्रीट डॉग पर हमला करती हैं। पहली महिला डंडे से कुत्तों को मारती है, वहीं दूसरी महिला पत्थर से इन बेजुबान जानवरों पर हमला बोलती है। स्ट्रीट डॉग पर हमले की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ये घटना डीडी नगर इलाके की बताई जा रही है। इस मामले की शिकायत महाराजपुरा थाने में की गई है। उधर रायपुर में एक नाबालिग ने कुत्तों को वफादारी का ऐसा इनाम दिया जिसे सुनकर इंसान क्या जानवर की रूह भी कांप जाए। युवक ने एक कर 5 कुत्तों पर एसिड से हमला किया, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह से झुलस गए। यह घटना राजधानी रायपुर के सदर बाजार इलाके की है। इंसानी वहशीपन का यह पूरा वाकया मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पीपुल्स फॉर एनिमल ने इस मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति जिसने भी इसको एसिड डाला वो किस उम्र का है, ताकि उसकी समझ और नासमझ पे हम एक प्रश्न उठ सकता है। दूसरा ये कि एसिड जैसी चीज़ इस तरह से लोगों को आसानी से बाहर बाजार में उपलब्ध कैसे हो रही है, ये दूसरा प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी हमें तय करनी होगी, क्योंकि ये आसानी से यूं ही उपलब्ध नहीं होता है। टॉयलेट क्लीनर के रूप में भले ही कोई जाकर लेता होगा और एसिड को और इस तरह से मिल सकता है, अदरवाइज़ एसिड आसानी से किसी को भी यूं ही नहीं दिया जाता और नहीं दिया जाना चाहिए। और तीसरा, उसकी मानसिक स्थिति भी ज़रूर जांचना चाहिए। एक तो होता है कि कुछ लोग शरारती होते हैं जो खेल खेल में इस तरह की बदमाशियाँ कर जाते हैं और परिणाम की चिंता या परिणाम के बारे में वो अवेयर नहीं रहते हैं कि इससे क्या होने वाला है। उस समय पर उस प्राणी के ऊपर जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को देखकर लोग आनंदित होते हैं और इस तरह के कृत्य को करते हैं, जो कि पूर्णतः अमानवीय है। शिकायत हुई थी जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था कि कुत्ते के ऊपर एसिड लगातार डाले जा रहे थे, जिस पर एक नाबालिग के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार किया गया है, मुचलके पे छोड़ा गया। पुलिस ने बेजुबानों से क्रूरता मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये बेरहमी सवाल पूछ रही है कि क्या इंसान जानवर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।